हाँ भाई बच्चों, मेरी बात सुनना ध्यान से, बात मत करो। एक तो इतना सारा बातें कर लेते हो ना आप लोग, लाते कहाँ थे इतनी सारी बातें करने के लिए, मेरे कोई समझ नहीं आता। हाँ भाई चलें आगे। अच्छा आज थोड़ा सा टाइम कम है अपने पास, अनिल सर पढ़ाएंगे नीचे 3 बजे। हाँ यहाँ पे तो अपने पास 2 से 3 का टाइम है, सिंसियरली पढ़ लो। नहीं, सिंसियरली पढ़ लो, और मैं पहले बोल रहा हूँ तरीके से पढ़ लो। सर ऑडिट पढ़ाओगे लॉ पढ़ाओगे? लॉ पढ़ाऊंगा भाई, लॉ के टाइम पे लॉ ही पढ़ाऊंगा, ऑडिट कैसे पढ़ाऊंगा। ओके सर। अरे बात नहीं करो। हाँ भाई पढ़ लो यार प्लीज, बात नहीं करो, आ जाओ। आज से नया चैप्टर चालू करना है हमको लॉ में, आज से नया चैप्टर चालू करना है। ऑडिट का तो अपना चैप्टर खत्म हो गया, सॉरी लॉ का तो अपना चैप्टर खत्म हो गया। चैप्टर नंबर 6 कौन सा था? चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 6 था, बोलो भाई नाम बताओ। चैप्टर नंबर 6 था चार्जेस। सर बुक एक्चुअली सर के साथ आनी थी अभी, सर आज उधर सेंटर पे जाएंगे नहीं, सर कल मॉर्निंग में लाएंगे, मैंने बोल दिया सर को। ठीक है चलो, आप भी नहीं बता रहे यार, अब पढ़ा लेने दो, 1 घंटा है मेरे को तरीके से। सर अब सुनना मेरी बात ध्यान से, किसके डाउट पूछ रहे हो? क्वेश्चन के क्या पूछ लो, क्वेश्चन में तो क्या छोटा सा डाउट होगा, बताओ फटाफट। कौन सा बताऊं? 6 देख लो फटाफट बताता हूं। अरे रुक रे बेटा, पढ़ तो लूं। एबीसी लिमिटेड हैविंग अ नेटवर्थ ऑफ 120 करोड़ want to accept deposit from members. The directors of the company have approached you to advise them as to what special care has to be taken while accepting such deposit from the members. ये डिपॉजिट के में है क्या यार? ये डिपॉजिट का खोल के दिए मेरे को, बेवकूफ। मैं भी यही जगह डिपॉजिट का क्वेश्चन खोल के पकड़ा दी। ये बेवकूफी रहेगी, कोई बात थोड़ी इसका। इसको कल पहली मकड़ी वकड़ी काट गई थी कोई। चलो देखना इधर, एबीसी लिमिटेड क्रिएटेड अ चार्ज इन फेवर ऑफ ओके बैंक। मेरे को पता है इसमें क्या डाउट है यार आपका। लो सुनो मेरी बात। सर आपका डाउट ये कि सर इन्होंने ना सीधा सेक्शन 87 लिख दिया, ना 60 लिखा और ना 120 डेज लिखा और कुछ भी नहीं लिखा, बस चुपचाप 87 लिख दिया। सर एक्चुअल में अगर आप इस क्वेश्चन की लाइन पढ़ोगे तो एक वर्ड यूज हुआ हुआ है, ड्यू टू इनएडवर्टेंस। बोले इनएडवर्टेंस की वजह से कंपनी चार्ज का रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाई, लिखा हुआ है ना। तो बोले जब ये वर्ड इनएडवर्टेंस आया तो ये वर्ड स्पेसिफिकली रेफर्ड ही सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 87 में। तो आपको इसमें अज्यूम करना पड़ेगा कि 30 डेज का टाइम भी निकल गया, 60 का भी निकल गया और फर्दर 60 का भी निकल गया, मतलब पूरा टाइम निकल चुका है। अब हमारे पास कोई रास्ता खुला हुआ नहीं है। अब क्योंकि हमारे पास कोई भी रास्ता खुला हुआ नहीं है तो फिर चार्ज का रजिस्ट्रेशन करने के लिए सेक्शन 87 में सीजीयू का एप्लीकेशन जाएगी और फिर पूरा सेक्शन 87 जो भी है इसमें एक्सप्लेन हो जाएगा। क्लियर है क्या? यही क्वेरी थी इस क्वेश्चन में, ठीक है। और एक मैंने दिया था क्वेश्चन नंबर, वो तो आई एम श्योर आपने कर ही लिया होगा। कर लिया? चलिए अब हाँ यार, अब मत पूछ यार, पढ़ा लेना। अच्छा पूछ फटाफट, फटाफट पूछ। नहीं बोलो बोलो फटाफट। हाँ बाद में पूछ लेना, बाद में पूछ लेना, मैं तो फ्री हूँ आज। हाँ ठीक है, आराम से पूछ लेना, ठीक है। 3 बजे पूछ लेना, मैं रुका जाऊंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ आ जाओ बच्चों। अब नया चैप्टर चालू करेंगे आज से, चैप्टर नंबर 7। ये चैप्टर भी बड़ा है और ये चैप्टर क्या है, 3-4 दिन बड़ा बोरिंग है, उसके बाद तो ये चैप्टर बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा, मतलब मजा आएगा पढ़ के। लेकिन 3-4 दिन ना बड़ा बोरिंग सा पार्ट है इस चैप्टर का। तो क्या अभिषेक सर को भी थोड़ा कमी आता है, तो थोड़ा कमी पढ़ लो, जितना मैं पढ़ाऊं उतना पढ़ लेना, मस्त रहना, ठीक है। लेकिन उसके बाद वाला जो चैप्टर है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको इसकी शुरुआत के जो टॉपिक्स पढ़ाऊंगा ना, उनसे पेपर में से नॉर्मली क्वेश्चन भी नहीं आता, लेकिन अब सिलेबस में है तो देखो यार, पढ़ना तो पड़ेगा ही, छोड़ तो सकते नहीं। समझ में आती है बात? आ जाओ सर। चैप्टर का नाम जो भी है बढ़िया है, सुंदर है, माथा वाथा लगाओ मत। मैं तो कहता हूं काम करता हूं, शुरू का बात पढ़ाता ही नहीं, छोड़ो यार। ये तनीषा ऐसी शक्ल बना के बैठी है, मेरी तो इच्छा खत्म हो गई शुरू का बात पढ़ाने की, छोड़ो। अब मैं बताता हूं, बच्चा समझो इस चैप्टर का माहौल क्या है। मैं तो पूरा लर्न करके आया हूं, टेंशन ना लो। सर एक्चुअल में कहानी कुछ इस प्रकार की है, इस चैप्टर में मेन बात होनी है जनरल मीटिंग की। किसकी? तो मैं बता रखा मैंने जनरल मीटिंग क्या होती है, बताओ क्या होती है जनरल मीटिंग?
शेयर के साथ में होती है। कौन करता है उनके साथ में? खुद ही करते हैं बेटा अपने साथ में वो। तो बेटा जो कंपनी के शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है ना, उसको जनरल मीटिंग बोलते हैं। और दो प्रकार की होती है ये, एनुअल जनरल मीटिंग और एक्स्ट्रा जनरल मीटिंग। तो बेटा जो जनरल मीटिंग के प्रोविजन स्टार्ट होते हैं, ये स्टार्ट होते हैं सेक्शन 96। किससे? 96। अब उससे पहले सेक्शन 88 से 95 तक चलते हैं। क्या चलते हैं? 88 से 95 में मेन दो कॉन्सेप्ट हैं। एक तो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स का। भाई हर कंपनी को क्या होता है, अपने शेयर होल्डर का रजिस्टर बनाना होता है। तो कंपनी अपने शेयर होल्डर का रजिस्टर कैसे बनाएगी? एक तो ये बच्चों सेक्शन 88 से 96 में गिवन है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स का अगर रजिस्टर बनाएगी तो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स का रजिस्टर कैसे बनाएगी। तो एक तो ये 88 से 96 में, और उसके अलावा एक बेनिफिशियल ओनर का कॉन्सेप्ट है। किसका? ये मेन 88 से 95 तक है। और फिर 96 से एक्चुअल में आपकी स्टार्ट होती है जनरल मीटिंग। और फिर 96 से लेकर एंड तक, जैसे सेक्शन 122 तक ये चैप्टर है, सारे के सारे सेक्शन किसके हैं? जनरल मीटिंग के। तो मैं लॉजिकली क्या कर रहा हूं, पहले 96 ही स्टार्ट कर रहा हूं, पहले 96 ही कर रहा हूं। तो 96 से 122 पढ़ लो। पहले कहां से कहां तक पढ़ लो? 96 से 122 पढ़ लो। फिर एकदम आराम आराम से आपको बोर कर करके मैं 88 से 95 पढ़ाऊंगा। और 88 से 95 में मैक्सिमम पार्ट तो मैं कॉपी में लिखा दूंगा, आपको परेशानी नहीं होना पड़ेगा। यहां तक क्लियर है क्या? आ जाओ। तो देखो अब मैं आपको बता रहा हूं पेज नंबर, जो पेज नंबर मैं बता रहा हूं सीधे वो पेज नंबर निकाल लेना, ज्यादा परेशान होने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो मैं आपको पेज नंबर बता रहा हूं, वो पेज नंबर आप निकालना। 7.39 निकाल लीजिए। ये गलत गलत कौन बोल रहा था? पेज नंबर बीच में किसने बोला था? तो आदमी खराब है। चलो, तो ये आता है सेक्शन 96। तो मैं 96 से लेकर 122 आपको सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा, और उसके बाद 88 से लेकर 95 सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा। वैसे मैं ना हमेशा पहले 88 से 95 भी पढ़ाता हूं। इस बार पहली बार चेंज कर रहा हूं, तो बड़ा बोरिंग होता है वो। फिर बच्चे क्या, चैप्टर से मन उड़ जाता है उनका, बोले क्या है चैप्टर। अभी आएगा मजा 10-12 दिन, फिर 4 दिन रो लेना, रोते रहना, मेरा क्या है। ठीक है, 10-12 दिन चैप्टर का मेन पार्ट पढ़ा के नक्की करता हूं पहले। अच्छा अब बेटा सुनो, कंपनी में क्या है? जनरल मीटिंग होती है। क्या होती है? जनरल मीटिंग क्या होती है? मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ कंपनी को बोलते हैं। जनरल मीटिंग क्या होती है बेटा? जनरल मीटिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स की मीटिंग को बोलते हैं। अगर आप मेरे से पूछोगे कि सर जनरल मीटिंग क्या होती है, तो मैं बोलूंगा जनरल मीटिंग इज द मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ कंपनी। मैं क्या बोलूंगा? जनरल मीटिंग इज द मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ कंपनी। व्हाट इज जनरल मीटिंग? जनरल मीटिंग इज द मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ कंपनी। कंपनी के शेयर होल्डर्स की बोले जो मीटिंग होती है, उस मीटिंग को क्या कहा जाता है? बोले जनरल मीटिंग कहा जाता है। बोलो आया समझ में? व्हाट इज जनरल मीटिंग? जनरल मीटिंग इज द मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। आती है बात समझ में? अब सर होता क्या है समझना, कंपनी को हर साल शेयर होल्डर्स की एक मैंडेटरी मीटिंग करानी होती है। तो कंपनी को जो हर साल शेयर होल्डर्स की मैंडेटरी मीटिंग कराने की, बोले ये तो करानी पड़ेगी, उसमें कोई इफ और बट नहीं है। बोले उसे तो जनरल मीटिंग बोलते हैं, उसे तो जनरल मीटिंग बोलते हैं। और वो जनरल मीटिंग कहलाती है एनुअल जनरल मीटिंग, यानी कि एजीएम। अब से लेकिन होता क्या है, साल में सिर्फ एक मीटिंग कराने से काम चलता नहीं है। कभी एनुअल जनरल मीटिंग के अलावा साल के बीच में भी कंपनी को जनरल मीटिंग्स करानी पड़ती है। कई बार एनुअल जनरल मीटिंग के अलावा साल के बीच में भी कंपनी को मीटिंग्स करानी पड़ती है। तो एनुअल जनरल मीटिंग के अलावा साल के बीच में जो कंपनी की मीटिंग्स हो रही हैं, उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कहा जाता है। देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, कंपनी में एक तो मैंडेटरी मीटिंग होती है एवरी ईयर। कंपनी में एक तो क्या होती है? मैंडेटरी मीटिंग होती है एवरी ईयर। जो मैंडेटरी मीटिंग कंपनी में एवरी ईयर हो रही है उसे हम एनुअल जनरल मीटिंग बोलते हैं। सर एनुअल जनरल मीटिंग कराने के 4 पर्पज है। कितने पर्पज है? 4। सर कोई मजा थोड़ी आ रहा है साल में मैंडेटरी मीटिंग कराने में। अब समझो मैं क्या बोल रहा हूं। सर कोई मजा थोड़ी ना आ रहा है कि साल के बीच में हम क्या कराएं? मैंडेटरी मीटिंग कराएं। कोई मजा नहीं आ रहा। सर एनुअल जनरल मीटिंग कराने के 4 पर्पज है।
इन 4 पर्पसेस की वजह से एनुअल जनरल मीटिंग हर साल एक मैंडेटरी होती है। एनुअल जनरल मीटिंग क्या है? मैंडेटरी जनरल मीटिंग हेल्ड एवरी ईयर। पहले आप मेरे से पूछो कि भाई जनरल मीटिंग है क्या? आप मेरे से पूछो कि सर जनरल मीटिंग है क्या? तो जनरल मीटिंग रेफर्स टू द मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। जनरल मीटिंग रेफर्स टू द मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। बोले जो जनरल मीटिंग है कंपनी के शेयर होल्डर्स की मीटिंग है। जनरल मीटिंग रेफर्स टू द मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। बोले जो जनरल मीटिंग है बोले कंपनी के शेयर होल्डर्स की मीटिंग है। ठीक है, अब हर साल कंपनी में शेयर होल्डर्स की एक मैंडेटरी मीटिंग होती है। तो जो हर साल कंपनी में शेयर होल्डर्स की एक मैंडेटरी मीटिंग होती है उससे हम बोल देते हैं एनुअल जनरल मीटिंग। देखो जनरल मीटिंग तो शेयर होल्डर्स की मीटिंग है। अब जो मीटिंग कंपनी को हर साल शेयर होल्डर्स की करानी है मैंडेटरी, वो एनुअल जनरल मीटिंग। अब एनुअल जनरल मीटिंग कराने के 4 पर्पज होते हैं। सबसे पहले एनुअल मीटिंग कराने का पर्पज होता है अडॉप्ट करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अडॉप्ट करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब अप्रूव करना। एनुअल जनरल मीटिंग होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अप्रूव करने के लिए। दूसरा एनुअल जनरल मीटिंग होती है अपॉइंट करने के लिए डायरेक्टर्स। क्या अपॉइंट करने के लिए? अपॉइंट करने के लिए डायरेक्टर्स। तीसरा एनुअल जनरल मीटिंग होती है अपॉइंट करने के लिए ऑडिटर। क्या अपॉइंट करने के लिए? ऑडिटर। और आखिरी एनुअल जनरल मीटिंग होती है डिक्लेयर करने के लिए डिविडेंड। सर इन 4 पर्पसेस के लिए हर साल कंपनी मैंडेटरीली शेयर होल्डर्स की एक मीटिंग कराती है और उस मीटिंग को बोला जाता है एनुअल जनरल मीटिंग। पर अब एक चीज समझो, सिर्फ एनुअल जनरल मीटिंग अपने आप में कराना काफी नहीं है। क्यों नहीं है भाई? आपने बोला एनुअल जनरल मीटिंग एक तो साल के एंड में होगी, दूसरा एनुअल जनरल मीटिंग इन 4 कामों को करने के लिए होगी। अब मान लो साल के बीच में कंपनी का कोई डायरेक्टर मर गया। हमारी एजीएम हुई थी साल के एंड में, उसमें हमने इसको डायरेक्टर बनाया था। ठीक है, फिर 4 महीने बाद इसको लू लग गई और ये मर गया। मरते हैं लोग लू लगने से, ये मर गया लू लगने से, तो लू लगने से मर गया। साल के बीच में तो एजीएम नहीं करा सकते ना, तो अब करानी पड़ेगी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। सर देखो जनरल मीटिंग होती क्यों है? शेयर होल्डर्स की अप्रूवल लेने के लिए। किसी भी मैटर पे अगर शेयर होल्डर की अप्रूवल चाहिए तो जनरल मीटिंग हो जाती है और जनरल मीटिंग करके शेयर होल्डर की अप्रूवल ले लेते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं? किसी भी मैटर पे अगर किसकी अप्रूवल चाहिए? शेयर होल्डर की अप्रूवल चाहिए तो जनरल मीटिंग हो जाती है और जनरल मीटिंग करा के शेयर होल्डर की अप्रूवल ले लेते हैं। शेयर होल्डर की अप्रूवल ले लेते हैं। बट अब साल के बीच में कभी शेयर होल्डर की अप्रूवल की जरूरत पड़ जाए, साल के बीच में कंपनी के शेयर डायरेक्टर है ये मनस्वी और ये क्या नाम है तेरा? कार्तिक और मनस्वी बोलते हैं यार इस बार तो बायबैक करेंगे। अब बायबैक करने के लिए तो एसआर पास करना पड़ता है। अब साल के बीच में एजीएम थोड़ी होगी, तो साल के बीच में होगी ईजीएम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। बोलिए आया क्या? तो आप अगर मेरे से पूछो एजीएम क्या है, तो एजीएम तो मैंडेटरी मीटिंग है जो हर साल होगी और एजीएम मेन 4 चीजें कराने के लिए होती है। मैंने बता दिया क्या 4 चीजें कराने के लिए होती है। क्लियर है? उसके अलावा बेटा कंपनी में एजीएम के अलावा एडिशनल मीटिंग्स भी होती हैं। कंपनी में एजीएम के अलावा एडिशनल मीटिंग्स भी होती हैं। एक सेकेंड, हाँ जी, अब सुनना मेरी बात। कंपनी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग भी होती है। अब आप में से पूछोगे कि भाई ईजीएम क्या है, तो एनी मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स, एनी मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स हेल्ड ड्यूरिंग द ईयर, जो साल के बीच में होगी, हेल्ड ड्यूरिंग द ईयर अदर देन एजीएम, एजीएम के अलावा, अदर देन एजीएम is called extraordinary general meeting and is called EGM। देखो समझो, कंपनी में बच्चों एक तो मैंडेटरी मीटिंग होती है शेयर होल्डर्स की, हर साल होती है।
तो जो मैंडेटरी मीटिंग कंपनी में हो रही है शेयर होल्डर्स की, और जो मैंडेटरी मीटिंग कंपनी में शेयर होल्डर्स की हर साल हो रही है, उसको तो हमने क्या बोल दिया, एनुअल जनरल मीटिंग बोल दिया, एजीएम बोल दिया। उसके अलावा बेटा कंपनी में ईजीएम होती है, ईजीएम होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ये सर एजीएम के अलावा है। अब सर कोई इमरजेंसी हो गई, साल के बीच में मीटिंग करानी है, कोई सडन डिसीजन लेना है, तो फिर उसके लिए करानी पड़ती है ईजीएम। अब हम पहले पढ़ेंगे एजीएम कैसे होती है सेक्शन 96 में और 97 में, 96 में और 97 में। फिर हम पढ़ेंगे कि ईजीएम कैसे होती है सेक्शन 98 में और 100 में, सेक्शन 98 में और 100 में। तो पहले आज की क्लास में बात ईजीएम पे कर लेते हैं। आज की क्लास में पहले बात किस पे कर लेते हैं बेटा, एजीएम में कर लेते हैं। करें बेटा एजीएम की बात, चलिए आओ। अब सर सबसे पहले तो लिखा हुआ है एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 96। सर जिन कंपनीज को सेक्शन 96 अप्लाई होगा उन्हीं को एजीएम करानी होगी, बाकियों को नहीं करानी होगी। तो भैया सेक्शन 96 हर कंपनी को लगता है, हर कंपनी में एजीएम होती है, हर कंपनी में, सिवाय 1% कंपनी के। तो सर 1% कंपनी में तो ना एजीएम हो सकती ना एजीएम हो सकती, वहां पे एक ही जना होता है, वो शीशे के आगे खड़ा होकर खुद ही के साथ तो मीटिंग करेगा नहीं ना, शीशे के आगे खड़ा होकर खुद ही के साथ तो मीटिंग करेगा नहीं। ये तो कुछ भी कर सकती है, देखो ये तो इंसान ही नहीं है, ठीक है। बाकी नॉर्मल आदमी तो नहीं करेगा। तू क्या है, तो सेम कैटेगरी का बेटा, तू कुछ मत हुआ कर उतना। तो सेक्शन 96 अप्लाइज टू ऑल कंपनीज एक्सेप्ट 1%। और लॉजिक है 1% कंपनी के पीछे नहीं अप्लाई करने का, क्योंकि 1% कंपनी में एजीएम हो नहीं सकती ना बेटा, अकेला मेंबर आके थोड़ी मीटिंग करेगा अपने साथ, बोले मैं आया हूं लो करो मीटिंग। तो सेक्शन 96 अप्लाइज टू ऑल कंपनीज एक्सेप्ट 1% कंपनी। अच्छा, अब मीटिंग होनी है, एजीएम होनी है, तो मीटिंग का डेट डिसाइड करना पड़ेगा, टाइम डिसाइड करना पड़ेगा, प्लेस डिसाइड करनी पड़ेगी, और शेयर होल्डर को बतानी पड़ेगी। शेयर होल्डर्स को रात को सोते सोते तो सपना आएगा नहीं, अरे अरे कंपनी की एजीएम हो रही है, अरे चलो यार मजा करके आएंगे, बोले यार खाना खा के आएंगे। आधे शेयर होल्डर का मीटिंग में आने का क्या पर्पज होता है, खाना खाना। ओ इफेक्ट है खाना खाना और बाकी जो भी चीजें रहती है वहां पे। तो भैया देखो समझो, जो एजीएम होती है उसका मेन पर्पज क्या है, मतलब खाना खाना तो नहीं है, वो तो मैं जनता के लिए बता रहा हूं। बट जो भी एजीएम होती है उसका डेट टाइम और प्लेस तो आपको सारे शेयर होल्डर्स को बताना पड़ेगा ना, सबको सोते सोते तो सपना आएगा नहीं। तो इन्होंने बोला यार एजीएम का नोटिस भेज देना सभी लोगों को, और नोटिस भेजने का भी एक प्रोसेस है जो मैं आपको बहुत ही जल्द कल की क्लास में सेक्शन 101 में पढ़ाऊंगा। कौन से सेक्शन में? तो उन्होंने बोला जब आप कंपनी में एजीएम करा रहे हो तो सभी शेयर होल्डर्स को एजीएम का क्या भेज दो, एक तो नोटिस भेज दो कि भैया एजीएम हो रही है, पधारो साहब, और नोटिस में क्लियर लिख देना है एजीएम का नोटिस है। नहीं तो कई बुद्धू होते हैं, लिखा है मीटिंग में, मीटिंग होनी है, शेयर होल्डर की होनी है, डेट होनी है, टाइम होनी है, प्लेस होनी है, पर कुछ बुद्धू होते हैं फिर भी सोच रहे होते हैं कि मीटिंग है किस चीज की। भाई शेयर होल्डर को नोटिस आया है, शेयर होल्डर की मीटिंग हो रही है, डेट लिखा है, टाइम लिखा है, प्लेस लिखा है, नोटिस में लिखा होता है मीटिंग में डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे, डायरेक्टर बनाएंगे, ऑडिटर बनाएंगे। लेकिन कुछ बुद्धू होते हैं, वो सोच रहे मीटिंग कौन सी है भाई साहब। तो लॉ ने बोला ऐसे बुद्धू लोगों के लिए नोटिस के अंदर ये क्लियरली स्पेसिफाई करना जरूरी है कि जो मीटिंग हो रही है वो एनुअल जनरल मीटिंग हो रही है। मतलब नोटिस भेज देना एक तो, और नोटिस में क्लियर लिख देना कि भाई और बहनों ये एजीएम का नोटिस है, आ जाओ। बोले समझे क्या? तो द नोटिस ऑफ एजीएम शैल कंप्लाई विद रिक्वायरमेंट्स ऑफ सेक्शन, और क्या लिखा देखो पढ़ना, द नोटिस ऑफ एजीएम शैल स्पेसिफाई, एजीएम के नोटिस में स्पेसिफाई होगा दैट द मीटिंग इज एनुअल जनरल मीटिंग। मतलब जो नोटिस है उसके अंदर ये क्लियरली क्या होगा, स्पेसिफाइड होगा कि ये जो मीटिंग हो रही है वो एनुअल जनरल मीटिंग हो रही है। बोलिए आया क्या? अरे बोलो आया कि नहीं आया, बताओ आया हूं। अब सर मेन समझना है एजीएम कराने का टाइम लिमिट। मैंडेटरी मीटिंग है, हर साल होगी, लेकिन एजीएम कराने का एक टाइम लिमिट है। मैं क्या बोल रहा हूं? मैंडेटरी मीटिंग है, हर साल होगी, लेकिन एजीएम कराने का एक टाइम लिमिट है। अब वो समझो, वो टाइम लिमिट क्या है समझो। सर एक कंपनी है PQR लिमिटेड, ठीक है, ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, ये कंपनी बच्चों इनकॉर्पोरेट हुई। बेटा फॉन्ट साइज ओके, पीछे दिख रहा है सबको, लास्ट में दिख रहा है ना? चलो बेटा आप इतना लास्ट में क्यों बैठो, और 2-4 बेंच आगे जाके बैठ जाओ, खड़े हो, 3 बेंच और पीछे जाके बैठो, अरे जाओ,
तो बेटा आगे आओ ना, पीछे क्यों जाते हो? नहीं दिखता, मैंने मान लिया। तुम किसको दौड़ा उधर? चलो इधर आओ। कल से तुम दोनों की परमानेंट जगह इधर ही है, इधर ही बैठोगे। क्या बेटा इतनी बड़ी बहन से लेटना थोड़ी ना तेरे को। आओ दोनों इधर आओ, पीछे मत बैठो यार, डोंट बिकम बैक बेंचर्स। पीछे बैठने का कोई फायदा नहीं है। तो सर ये क्या बोला, एक पीक्यूआर लिमिटेड है, कभी कभी तो दिल। हेलो, हाँ नहीं मेरे पास तो नहीं है। हाँ जी, तो मैं बोल रहा हूं, सुनना मेरी बात ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं सर, मैं बोल रहा हूं कि भाई ये कंपनी है पीक्यूआर लिमिटेड, और ये पीक्यूआर लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हुई, एक कोई भी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इसके अज्यूम कर लेते हैं, ये इनकॉर्पोरेट हुई 19 नवंबर 2021 को। कोई दिक्कत? अब मेरा आपसे एक पहला क्वेश्चन है, मुझे बताओ इस कंपनी का फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? इस कंपनी का पहला, भाई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है 19 नवंबर 2021 को, ये कंपनी बनी 19 नवंबर 2021 को है, तो इस कंपनी का फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? इस कंपनी का फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर हो गया फाइनेंशियल ईयर 2021 2022। कोई दिक्कत है? तो सर फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर की जो एजीएम होगी उसे फर्स्ट एजीएम बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? तो लॉ ने बोला जब भी फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा, कब खत्म हो रहा है फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर? 31 मार्च 2022 को। सर बोले जब भी क्या खत्म होगा? फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा। क्या खत्म होगा? फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। एजीएम उसके 9 महीने में हो जानी चाहिए। फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 9 महीने के अंदर अंदर कंपनी को क्या होल्ड करनी है? कंपनी को होल्ड करनी है अपनी फर्स्ट एजीएम। सर ये फर्स्ट एजीएम को होल्ड करने का टाइम लिमिट है। आप मेरे से पूछोगे फर्स्ट एजीएम को होल्ड करने का टाइम लिमिट क्या है? तो फर्स्ट एजीएम शुड बी हेल्ड विद इन 9 मंथ। फर्स्ट एजीएम शुड बी हेल्ड विद इन 9 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो 31 मार्च 2022 से अगर मैं 9 महीने जोड़ता हूं तो वो कब पूरे होंगे? 31 दिसंबर 2022 को 9 महीने जोड़ूंगा तो कब पूरे होंगे? 31 दिसंबर 2022 को। तो फर्स्ट एजीएम कराने की लास्ट डेट क्या हो गई? 31 दिसंबर 2022। बोलिए आया? अब बेटा इसमें एक सीखने वाली बात है। एक्चुअल में कंपनी को जो एजीएम करानी होती है, क्या करानी होती है कंपनी को? एजीएम एवरी कैलेंडर ईयर में करानी होती है। एवरी कैलेंडर ईयर मतलब कोई भी कैलेंडर ईयर खाली नहीं जाना चाहिए। कोई भी कैलेंडर ईयर खाली नहीं जाना चाहिए। कैलेंडर ईयर क्या होता है? जब अपन हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं वो वाला कैलेंडर ईयर। बेटा जनवरी टू दिसंबर। आप ऐसे देख रहे थे, मेरे को लगा आपने कभी सुना नहीं है। महीने नहीं होते जनवरी, फरवरी, मार्च, जनवरी टू दिसंबर। ठीक है। तो बच्चों फर्स्ट फाइनेंशियल कंपनी को क्या होता है? हर कैलेंडर ईयर में एजीएम करानी। अब कंपनी बनी कब? 2021 में। 2021 कैलेंडर ईयर, और एजीएम करानी है टिल 31 दिसंबर 2022। सपोज करो मैंने एजीएम करा ली जुलाई में। सपोज करो, फर्ज करो कि मैंने एजीएम करा ली जुलाई में। तो अगर जुलाई में एजीएम कराई, मान लो मान लो, तुम मान लो, एक काम करो, मैं 9 महीने में करानी थी। सपोज करो मैंने फर्स्ट एजीएम होल्ड कर ली, कोई भी एक डेट अज्यूम कर लो, दिसंबर तक का टाइम है, क्या डेट अज्यूम करें? 25 सितंबर, मजा आएगा। तो 25 सितंबर 2022 को मैंने क्या कर लिया? अपनी फर्स्ट एजीएम होल्ड कर ली। तो 25 सितंबर 2022 को हो गई फर्स्ट एजीएम। तो 2022 कैलेंडर ईयर में एजीएम हो गई क्या? 2022 कैलेंडर ईयर में एजीएम हो गई क्या? पर 2021 में तो नहीं हुई ना। 2021 में तो नहीं हुई ना। लॉ ने बोला कोई बात नहीं। लॉ बोला जब कंपनी इनकॉर्पोरेट ही होती है तो जो ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन है उसमें एजीएम कराना जरूरी नहीं है। ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन है 2021, तो बोले जो कैलेंडर ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन है उसके अंदर एजीएम कराना जरूरी नहीं है। बोले बस एजीएम कितने टाइम में करा लेना? फर्स्ट
फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से 9 महीने में करा लेना। नो रिक्वायरमेंट टू होल्ड एजीएम, नो रिक्वायरमेंट टू होल्ड एजीएम, बोले मत कराना एजीएम। नो रिक्वायरमेंट टू होल्ड एजीएम इन कैलेंडर ईयर 2021। बोले कैलेंडर ईयर में नहीं भी करा रहे 2021 में, जिस कैलेंडर ईयर में कंपनी बनी, बोले कोई दिक्कत नहीं है। जिस कैलेंडर ईयर में कंपनी बनी उस कैलेंडर ईयर में नहीं भी करा रहे, बोले कोई दिक्कत नहीं है। बस फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 9 महीने के अंदर अंदर फर्स्ट एजीएम हो जानी चाहिए। कितने महीने का टाइम है? 9 महीने का। कोई एक्सटेंशन हो सकता है क्या? अब कोविड आ गया, लॉकडाउन आ गया, नहीं करा पाई एजीएम, कंपनी गिर गई आरओसी के चरणों में। हे आरओसी, हे प्रभु कृपा कर दो, अरे नहीं करा पा रहे हम एजीएम 9 महीने में, 9 महीने का 12 महीने कर दो, 11 महीने कर दो, 10 महीने कर दो, बढ़ा दो यार, टाइम बढ़वा सकते हैं क्या? अरे बढ़वा सकते हैं क्या? तो लॉ ने साफ इनकार कर दिया, बोले फालतू बात मत करो। लॉ ने बोला नो एक्सटेंशन ऑफ टाइम ऑफ फर्स्ट एजीएम, नो एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर फर्स्ट एजीएम। बोले फर्स्ट एजीएम के लिए कोई एक्सटेंशन ऑफ टाइम नहीं मिलता है, फालतू बात करने की जरूरत नहीं। तो फर्स्ट एजीएम कराने में टोटल 3 पॉइंट याद रखने हैं। कितने? 3। पहला, फर्स्ट एजीएम फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 9 महीने में होगी। दूसरा, जिस कैलेंडर ईयर में कंपनी बनी उस कैलेंडर ईयर में एजीएम नहीं करवानी। और तीसरा, फर्स्ट एजीएम को कराने का टाइम पीरियड एक्सटेंड नहीं होता। बोलिए हो गया? अब सर क्या बस एक बार एजीएम करा के छोड़ दे कंपनी? एक बार एजीएम करा के छोड़ दे क्या कंपनी? बोले बस हो गई, एक बार हो गई, बोले अपने तो मस्त रहो। एक बार एजीएम करा के भूल जाए क्या? अरे बोलो ना यार, एक बार एजीएम करा के भूल जाए, बोले अपने तो मस्त रहो, एक बार हो गई बस, और क्या चाहिए? लाइफ में यही तो मांगा था भगवान से कि एक बार एजीएम हो जाए कंपनी में। बोलो यार ऐसा करेंगे? आज नहीं, फ्यूचर में भी तो एजीएम्स होंगे। तो अभी कौन से फाइनेंशियल ईयर की एजीएम हुई है? 21, 22। अभी कौन से फाइनेंशियल ईयर की एजीएम हुई है? तो फिर अगले फाइनेंशियल ईयर की भी तो करानी पड़ेगी, 22-23 की, फिर 23-24 की, फिर 24-25 की, फिर 25-26 की, फिर 26-27 की, फिर 27-28 की, सो ऑन एंड सो फोर्थ करानी पड़ेगी, नहीं करानी पड़ेगी? तो ये तो सर ने क्या पढ़ाया आपको? ये तो सर ने आपको पढ़ाया टाइम लिमिट फॉर होल्डिंग, टाइम लिमिट फॉर होल्डिंग फर्स्ट एजीएम। ये तो मैंने क्या पढ़ाया? टाइम लिमिट फॉर होल्डिंग फर्स्ट एजीएम। सब्सिक्वेंट एजीएम का क्या? नहीं, सब्सिक्वेंट एजीएम का क्या? ये तो अभी क्या हुई थी सर? फर्स्ट एजीएम हुई थी। तब हम अगला इश्यू चालू करेंगे। टाइम लिमिट फॉर होल्डिंग, टाइम लिमिट फॉर होल्डिंग सब्सिक्वेंट एजीएम्स। सब्सिक्वेंट एजीएम्स का क्या? अब अगला फाइनेंशियल ईयर कौन सा आएगा? फाइनेंशियल ईयर 22-23। अगला फाइनेंशियल ईयर कौन सा आएगा? फाइनेंशियल ईयर 22-23। अब सर सब्सिक्वेंट एजीएम कराने में क्या कराने में? सब्सिक्वेंट एजीएम कराने में 3 टाइम लिमिट है। कितनी है? 3। पहले तो बोले 2 एजीएम्स के बीच में 15 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। टाइम गैप बिटवीन 2 एजीएम शैल नॉट बी मोर देन 15 मंथ्स। पिछली एजीएम कब हुई है? इस एग्जाम्पल में पिछली एजीएम कब हुई है? इस एग्जाम्पल में। तो एक काम करो, 25 सितंबर 2022 में 15 महीने जोड़ लो। बोले 2 एजीएम के बीच में मैक्सिमम गैप कितने का हो सकता है? 15 महीने। तो 15 महीने के अंदर अंदर तो करानी पड़ेगी। तो 15 सितंबर के अंदर अगर 15 महीने जोड़ूंगा तो कौन सी तारीख आएगी बताओ? जोड़ लो ना यार, 25 दिसंबर 2023। गिन ले क्या एक बार? मेरी मैथ्स थोड़ी खराब है, गिन लेते हैं एक बार। पता नहीं आप लोग तो सही करते हो, सर गलत कर देते हैं कभी कभी। 25 सितंबर से 25 अक्टूबर, 25 अक्टूबर से 25 नवंबर, 25 नवंबर से 25 दिसंबर 2022 हो गया। 3 महीने हो गए और 12 महीने अगले साल हो गए 15। तो 25 दिसंबर 2023। कोई दिक्कत? एक टाइम लिमिट तो इन्होंने ये दे दी, पर पता है दूसरी टाइम लिमिट इन्होंने क्या दी? बोले एजीएम हो जानी चाहिए फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के। फाइनेंशियल ईयर कब खत्म हो रहा है? 31 मार्च 2023 को।
बोले एजीएम हो जानी चाहिए फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 6 महीने में। कितने महीने में? 9 नहीं 6। 9 महीना फर्स्ट एजीएम में था। अभी कौन सा पढ़ रहे? सब्सिक्वेंट एजीएम पढ़ रहे सर। तो 31 मार्च 2023 में जोड़ो 6 महीना। तो 31 मार्च 2023 में 6 महीना जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 30 सितंबर 2023 आएगा कि नहीं आएगा? प्लस एवरी कैलेंडर ईयर में एजीएम करानी है ना, एवरी कैलेंडर ईयर में एजीएम करानी है ना। तो 2021 में तो कंपनी बनी थी तो कराई नहीं। 2022 कैलेंडर ईयर की हो ही गई, तो अभी 2023 कैलेंडर ईयर आएगा ना। तो कैलेंडर ईयर 2023 में भी तो मीटिंग करानी है, तो उसके हिसाब से डेट आ गई 31 दिसंबर 2023। समझ में आया क्या? अरे आया क्या? पहले तीनों टाइम लिमिट समझो। लॉ बोला 2 एजीएम के बीच में मैक्सिमम 15 महीने का है। फिर बोला साल खत्म होने से 6 महीने, और बोला एवरी कैलेंडर ईयर में होनी है। तो अगला कैलेंडर ईयर कौन सा आ रहा है? 23। भाई 2022 कैलेंडर ईयर की तो हो ही गई ना, तो अगला कैलेंडर ईयर 23 ही तो आएगा। तो 31 दिसंबर 2023। लॉ बोला ये जो 3 टाइम लिमिट आएंगे, लॉ बोला ये जो 3 टाइम लिमिट आएंगे, इसमें से जो विच एवर इज अर्लियर करके आएगा, उस टाइम पीरियड तक एजीएम हेल्ड हो जानी चाहिए। अब मुझे बताओ विच एवर इज अर्लियर करके क्या आया? विच एवर इज अर्लियर करके आया 30 सितंबर 2023। तो 30 सितंबर 2023 तक आपको एजीएम करवानी पड़ेगी। बोलिए आया क्या? यस सर। अरे आया क्या? टाइम का एक्सटेंशन मिलेगा क्या? टाइम का एक्सटेंशन मिलेगा क्या? अरे मिलेगा क्या? मिलेगा। बोले 3 महीना मिलेगा। कितना महीना मिलेगा? फॉर सफिशिएंट कॉज बीइंग शोन। अभी बताइए लास्ट डेट क्या आई? इसमें 3 महीने का एक्सटेंशन मिल सकता है। कौन देगी? आरओसी देगी। क्यों देगी? जब आप सफिशिएंट कारण बताओगे। अब बोल दो मुझे कोविड हो गया, कोरोना हो गया, कैंसर हो गया, टीबी हो गया, जो बोलना है बोल दो। क्यों भाई कार्तिक? जो हो गया बता दियो, बता दे। कुछ भी हो जाए, मधुमक्खी काट जाए, जो भी हो जाए तो बता देना। चले क्या? आई नहीं क्या मधुमक्खी हमारी? चलो, तो एक्सटेंशन ऑफ टाइम मिलेगा क्या बताओ? अरे एक्सटेंशन ऑफ टाइम मिलेगा क्या? कितने महीने का मिलेगा? तो आरओसी एक्सटेंशन दे सकती है अप टू 3 मंथ्स का। ये देता टाइम लिमिट है फॉर होल्डिंग एजीएम। बड़ी टेक्निकल टाइम पीरियड होती है, बच्चों को जल्दी से समझ में आती नहीं है। आप लोग तो इंटेलिजेंट हो, बताओ आई कि नहीं समझ में? ठीक है। अरे आगे क्या भाई? फर्स्ट एजीएम में 3 बातें याद रखो। फर्स्ट एजीएम कैलेंडर ईयर में तो करानी नहीं है, पहले कैलेंडर ईयर में। फर्स्ट एजीएम फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर से 9 महीने में करानी है, और फर्स्ट एजीएम कराने के लिए टाइम का एक्सटेंशन नहीं मिलता है। बोलो आया क्या? और सब्सिक्वेंट एजीएम में कितनी बातें याद रखोगे? 4। कितनी बातें याद रखोगे बेटा? बोलो 4। ये 4 भी नहीं बोल पा रही। बोल बेटा, एक बार बोलना 4 तो बोल लो ना बेटा। पैसे थोड़ी ना लगता बोलने में। पैसे नहीं लेता मैं, ले लिया एक बार, बार तोड़ लूंगा। चलो आओ। ये डर लगता है बच्चों को, सर बोलने के वैसे ले लेंगे। नहीं क्या बेवकूफ? इधर देखना। अच्छा इतनी इसमें कितनी टाइम लिमिट याद रखोगे? 4। आपको क्यों लगी थी मैंने बेवकूफ बोला? तो पूछ लो भैया इससे। इधर देखना, एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट ये, और चौथा पॉइंट ये। बोले याद रखोगे? एजीएम में मेन प्रोविजन यही है, टाइम लिमिट फॉर होल्डिंग एजीएम। बाकी तो सब क्लियर है, बाकी सब इजी। अभी पढ़ा दे रहा हूं मैं, खत्म करूंगा यहां तक। क्लियर खत्म कर दूंगा आज मैं एजीएम का सेक्शन। बताओ आया नहीं आया? अब ये है इंटरेस्टिंग। अभी यही मैं आपको 88 पढ़ा रहा होता, आप ऐसे देख रहे होते, सर छुट्टी कर दो कैसे भी, बस कर दो छुट्टी, हम घर चले जाए। ठीक है, आ जाओ पढ़े। जैसे आप ऑडिट की क्लास में नहीं देखते रोज मेरे को, एक तो वो आखिरी क्लास हो जाती है तो वैसी श्रद्धा खत्म हो जाती है सुबह 7 बजे से बैठे। कोई नहीं, इस संडे को आपको सुबह पहले पढ़ा देंगे 7 से 10। आ जाओ। मैं 7 से 10 ही पढ़ाता हूँ संडे को, फिक्स है मेरा। तो टेस्ट बाद में होगा, मेरे हिसाब से होगा टेस्ट। आ जाओ। 3 घंटे नहीं पढ़ाऊं, 3.5 पढ़ा दूंगा, 4 पढ़ा दूंगा। संडे को कोई लिमिट नहीं होती मेरी, सिर्फ एक बैच पढ़ानी है आप लोगों को। मैं तो संडे पहली बार पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ाता ही नहीं संडे को। पहली बार पढ़ा रहा हूं, पूछ लेना किसी भी बैच से।
वो एक ऑडिट का वो चैप्टर 9 के चक्कर में पढ़ा रहा हूं, नहीं मैं पढ़ाऊंगा। हाँ, मैंने बता दिया, एक संडे ऑफलाइन, एक संडे ऑनलाइन। एक संडे आपको ऑफलाइन पढ़ाऊंगा, एक संडे उनको पढ़ाऊंगा, फिक्स है। आ जाओ, और फिर 2 रिवीजन ऑफलाइन होंगे। आ जाओ, इधर देखना बच्चों, लास्ट डेट फॉर होल्डिंग फर्स्ट एजीएम। पहले अभी बात किसकी कर रहे हैं? फर्स्ट एजीएम की। क्या टाइम है? टाइम लिमिट। फर्स्ट एजीएम इज टू बी हेल्ड विद इन 9 months ऑफ द क्लोज ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। यही पढ़ाया सर ने। इफ फर्स्ट एजीएम इज सो हेल्ड, बस हो गई। कैलेंडर ईयर में करानी है क्या? पहले वाले में देयर इज नो नीड टू होल्ड एजीएम इन द, ये ईयर से मतलब कैलेंडर ईयर है। देयर इज नो नीड टू होल्ड एजीएम इन द कैलेंडर ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। बोलो आया? अरे आया? एक्सटेंशन मिलेगा क्या फर्स्ट एजीएम में? नहीं। रजिस्ट्रार हैज नो डिस्क्रिशन, डिस्क्रिशन माने पावर टू ग्रांट एनी एक्सटेंशन फॉर होल्डिंग द फर्स्ट एजीएम। बोलिए आया? 9 महीने में होगी क्लोज ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर के, और कोई डिस्कशन नहीं है एक्सटेंशन देने का। 2 मेन पॉइंट ये याद रख लेना। हाईलाइट करो फिर मैं आगे बढ़ूंगा, हाईलाइट करो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। जल्दी जल्दी आ जाओ। अब लास्ट डेट फॉर होल्डिंग सब्सिक्वेंट एजीएम, लास्ट डेट फॉर होल्डिंग एनी अदर एजीएम विच इज, VIZ का मतलब होता है विच इज, विज मत करना इसको, सब्सिक्वेंट एजीएम। टाइम लिमिट विदाउट एक्सटेंशन, एक्सटेंशन पहले एक्सटेंशन पढ़ लो कितना मिलेगा। रजिस्ट्रार में फॉर एनी स्पेशल रीजन एक्सटेंड द टाइम फॉर होल्डिंग द एजीएम बाय एनी पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 months। बताया था? चलो अब आओ ऊपर। एजीएम इज टू बी हेल्ड, ये पहला टाइम लिमिट है, कितने महीने में? एजीएम इज टू बी हेल्ड विद इन 6 months ऑफ द क्लोज ऑफ रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर। कितने टाइम में? 6 months में रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर से। दूसरा टाइम लिमिट क्या है? 2 एजीएम के बीच में मैक्सिमम टाइम गैप कितना होगा? एजीएम इज टू बी हेल्ड विद इन 15 months ऑफ लास्ट एजीएम। जो भी लास्ट एजीएम हुई थी इसके 15 महीने के अंदर अंदर आपको एजीएम करानी है। तीसरा टाइम लिमिट क्या है? एजीएम इज टू बी हेल्ड इन ईच कैलेंडर ईयर। क्लियर है क्या? और इसमें से क्या करना है अपने को? ऐड कर लेना विच एवर इज अर्लियर। जो भी इनमें से अर्लियर आएगा उस टाइम पीरियड तक एजीएम होल्ड हो जानी चाहिए। बोलो आया कि नहीं आया? अरे बता दो यार, करो हाईलाइट फिर आगे बढ़ेंगे। चले? हाँ मनस्वी। 3 months मैक्सिमम है। अब वो 3 months की जगह आरओसी पे ना कि वो 2 महीने का देगी या 1 महीने का देगी या 15 देगी। मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना है? 3 months। आगे आओ। आगे क्या पढ़ाओगे सर? बहुत कुछ पढ़ाऊंगा, देखते जाओ। मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर आप सेल्फ में पढ़ेंगे। आप अगर मेरे से बोलो कि सर फाइनेंशियल ईयर का मीनिंग पढ़ा दो अप्रैल टू मार्च, तो सर से तो नहीं हो पाएगा भैया, आई एम रियली सॉरी। ठीक है? हाँ भाई, अब एजीएम कराने का टाइम क्या रखें? दोनों भाई बहनों ने कंपनी बनाई, कार्तिक और मनस्वी ने। कंपनी का नाम रखा बेवकूफ लिमिटेड। सारे शेयर होल्डर को नोटिस भेज दिया, मीटिंग हो रही है, बोले रात के 2 बजे आ जाना। रात के 2 बजे सब ठीक है? रात के 2 बजे तो लॉ बोला फालतू बात मत करो, मीटिंग ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स होनी चाहिए, ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स होनी चाहिए। मीटिंग कराने का टाइम क्या हो? व्हाट शुड बी द टाइम ऑफ एजीएम? बोले एजीएम होनी चाहिए वर्किंग आवर्स में। वर्किंग आवर होते हैं नॉर्मली सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक के। बोलिए आया? तो पहली चीज क्या लिखी है? एजीएम शैल बी कॉल्ड ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। बिजनेस आवर्स क्या होने चाहिए? 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक। ऑब्वियस सी बात है, आप सुबह किसी को बोलो 5 बजे आ जा, चल मीटिंग करते हैं, ये कोई बात थोड़ी ना हुई। समझ रहे हो यार? ये ऐसे थोड़ी होता है कि सुबह मंगला आरती में पहुंच गए, बोले चलो वही मीटिंग करते हैं धनाधन, गोविंद जी के मंदिर में बगल में सब फिर बैठे आरती वारती मार के मीटिंग कर रहे हैं, बीच में लड्डू बच रहे हैं। ऐसे थोड़ी होता है। आ जाओ। डे ऑफ एजीएम, बोले किसी भी दिन करा लो, तुम्हारी मर्जी है वो तो, बस पब्लिक हॉलीडे पे मत कराना। किसी भी ऐसे डे पे मत कराना जो नेशनल हॉलीडे हो, जैसे रिपब्लिक डे हो गया, 15 अगस्त हो गया, 2 अक्टूबर हो गया, या जो भी नेशनल हॉलीडेज आते होंगे। बहुत ज्यादा नेशनल हॉलीडेज तो हमारे देश में आते भी नहीं है, 10-12 टोटल कोई पूरे साल में आते होंगे। तो जो नेशनल हॉलीडेज है सर, स्टेट हॉलीडेज की बात नहीं हो रही। स्टेट में तो क्या होता है, छींक भी आती है तो छुट्टी कर देते हैं,
नेशनल हॉलीडे की बात हो रही है। नेशनल हॉलीडे वाले दिन एजीएम नहीं हो सकता। नेशनल हॉलीडे वो डे होता है जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन देके हॉलीडे डिक्लेयर किया। उसके अलावा बोले किसी भी दिन करा लो। तो क्या बोला? एजीएम शैल बी कॉल्ड फॉर अ डे विच इज नॉट अ नेशनल हॉलीडे। और नेशनल हॉलीडे क्या होता है? नेशनल हॉलीडे मीन्स एंड इंक्लूड्स अ डे डिक्लेयर्ड एज हॉलीडे बाय सीजी। बोलिए आया क्या? प्लेस क्या हो? कौन सी प्लेस पर कराएं? ये बहुत एक अच्छा सवाल है। ये एक बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से सुनना। इन्होंने बोला एनुअल जनरल मीटिंग कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पर होगी। क्या होगी? अरे यार, इसमें देखो एक इश्यू होता है कि हर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस इतना बड़ा नहीं होता कि आप इतने सारे शोल्डर्स की वहां पे क्या कर लो, मीटिंग कर लो। समझ रहे हो? तो उन्होंने बोला या तो रजिस्टर्ड ऑफिस पे करा लो, नहीं तो एक काम करना, उस सिटी के अंदर अंदर करा लेना जहां आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है। मान लो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस जयपुर में है, तो विद इन जयपुर कहीं भी करा लो। या मान लो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस अजमेर में है, तो विद इन अजमेर कहीं भी करा लो। या कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस मान लो पुणे में है, तो विद इन पुणे करा लो। मतलब जिस भी सिटी में या टाउन में या गांव में है, तो उस गांव के अंदर अंदर मीटिंग हो जानी चाहिए। जैसे मान लो शैलेश ने कंपनी बनाई, शैलेश ने एक कंपनी बनाई, कंपनी का नाम इन्होंने लिखा पशु आहार लिमिटेड। ये इन्होंने कंपनी का नाम रखा और गाय भैंस का ये पालन कर रहे हैं वहां पे। तो महसाना करके गांव है, वहां पे इनकी कंपनी का ऑफिस है, गोबर के तपेलों से ऑफिस बनाया हुआ है, मस्त चकाचक एकदम। ठीक है, सुबह सुबह ये यही तो काम करता है। यार एक दिन तबीयत खराब हो गई थी, टेस्ट नहीं देने आया। अब ये सब कामों में हो जाती है बेटा तबीयत खराब, मेहनत के काम। सुबह सुबह उठो, गाय का दूध निकालो, फिर गोबर लेके तपेले बनाओ, खैर जो भी है। तो सर ऐसे जरूरी थोड़ी ना है कि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस किसी सिटी में ही होगा, टाउन में ही होगा, विलेज में भी हो सकता है। तो बोले जिस भी सिटी, टाउन या विलेज में आपकी रजिस्टर्ड ऑफिस है, उसके अंदर अंदर कहीं पे भी आप अपनी एनुअल जनरल मीटिंग होल्ड कर सकते हैं। क्लियर है क्या बच्चों? तो या तो रजिस्टर्ड ऑफिस में ही करा लो, बात ही खत्म हो गई, या विद इन दैट सिटी, टाउन और विलेज करा लो। बोलो आया? इसमें प्राइवेट कंपनी को एक रिलैक्सेशन अभी पढ़ाऊंगा, ये आधा कट रहा है पॉइंट, पहले इतना पढ़ लो। एजीएम शैल बी हेल्ड एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, और या फिर क्या बोल रहा है, सम अदर प्लेस विद इन द सिटी, टाउन और विलेज इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड। ठीक है, आया कि नहीं आया बताओ? सबको क्लियर है? पक्का? चलो, सिटी, टाउन या विलेज इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड, या एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ही करा लो, बात खत्म। बोलो आया? अब मैं क्या बोल रहा हूं, रिलैक्सेशन किसको मिला हुआ है बेटा? प्राइवेट कंपनी को मिला हुआ है। सब प्राइवेट कंपनी को बोला, प्राइवेट कंपनी को बोला अपने सारे मेंबर्स की अप्रूवल ले लो। किसकी? सारे मतलब सारे जितने, चाहे तो अप्रूवल लिखित में ले लो, कागज पे, लिखित समझते हो ना, कागज पे, या ऑनलाइन में ले लो, ईमेल शीमेल पे ले लो। और सारे मेंबर की अप्रूवल लेके बोले पूरे इंडिया में कहीं भी कराओ, इंडिया में लेके, हाँ गोवा में करा लो, मतलब वही बीच पे मीटिंग कराओ, बैकग्राउंड में गाना चल रहा हो, आज ब्लू है पानी पानी पानी, और दिल भी क्या है, सानी सानी सानी, हम चलो। वैसे तो सनी बोलता है, बट ठीक है, ऐसे ये प्रोनाउंसिएशन का क्या है। तो भैया समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? क्या गोवा नहीं, कॉन्सेप्ट ये है कि अगर प्राइवेट कंपनी है तो विद इन इंडिया कहीं भी करा सकते। ये नहीं अब आप जाके बोलो कि हम तो थाईलैंड में कराएंगे, हम तो श्रीलंका में कराएंगे, हम तो नेपाल में कराएंगे। विद इन इंडिया कहीं भी करा लो, जरूरी नहीं है आरओ पे करो, लेकिन विद इन इंडिया भी कहीं भी कराने के लिए सभी मेंबर्स की क्या चाहिए? कंसेंट। हाउएवर द एजीएम ऑफ अनलिस्टेड कंपनी है। अब अनलिस्टेड कंपनी में बेटा दो कंपनीज आती हैं, एक तो आएगी प्राइवेट कंपनी और इसमें आएगी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी तब आएगी जब वो क्या है? अनलिस्टेड है। तो इन्होंने बोला कोई भी अनलिस्टेड कंपनी अपनी एजीएम होल्ड कर सकती है एट एनी प्लेस। अब देखो इस पे मेरा फोकस है, एट एनी प्लेस कराओ वो ठीक है, लेकिन इन इंडिया करानी चाहिए। तो इन्होंने बोला however the AGM of an unlisted company may be held at any place in India if consent is given in advance either in writing or by electronic mode by all the members। बोलिए आया क्या? तो भाई एजीएम कराने का टाइम क्या हो गया? बिजनेस आवर्स।
डे क्या हो गया? एनी डे अदर देन नेशनल हॉलीडे। और प्लेस क्या हो गई? इधर एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी और विद इन सिटी, टाउन और विलेज वेयर रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी इज सिचुएटेड। बोलो आया? ध्यान रखने वाली बात क्या है कि अनलिस्टेड, याद रखो, अनलिस्टेड कंपनी में रिलैक्सेशन दे दिया। प्राइवेट कंपनी ने हमने एक एग्जांपल लिया था, अनलिस्टेड कंपनी को एक रिलैक्सेशन दे दिया कि आप विद इन इंडिया कहीं भी करा लेना, जरूरी नहीं है आरओपी कराओ, लेकिन विद कंसेंट ऑफ ऑल मेंबर्स। बोलिए आया? और इसमें सिर्फ एक इतना सा पॉइंट है कि इस सेक्शन, वैसे तो सेक्शन सभी कंपनीज पे लगता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी कंपनी को इस सेक्शन की रिक्वायरमेंट से एग्जेम्पशन दे सकती है। ठीक है, ये मैं पढ़ाऊंगा नहीं, मेरे को इससे मतलब नहीं। अब सर ये पॉइंट बहुत अच्छा है, कंपनी को हर साल एजीएम करानी। मान लो एक कंपनी है राम सिया लिमिटेड, एक कंपनी है राम सिया लिमिटेड, उसके डायरेक्टर हैं मिस्टर हनुमान। राम सिया लिमिटेड एक कंपनी है, डायरेक्टर है मिस्टर हनुमान। मिस्टर हनुमान किसी साल में मान लो कंपनी की एजीएम कराना भूल गए, टाइम लिमिट वगैरह सब एक्सपायर हो गई, एजीएम को कराने की जो समय सीमा थी समाप्त हो गई। हालांकि एजीएम कराने को टाइम लिमिट एक्सपायर हो चुकी है और उन्होंने एजीएम कराई नहीं है, पर यार एजीएम तो होनी चाहिए थी ना, एजीएम कराने की टाइम लिमिट तो हम पढ़ लिए, पर कंपनी एजीएम कराने में फेल हो गई। तो लॉ बोला अगर किसी ईयर में कंपनी एजीएम कराने में फेल हो जाए तो कंपनी का कोई भी एक मेंबर, एक मेंबर चाहे जिसके पास एक ही शेयर क्यों ना हो, अब इसको देख के लगता है कि किसके पास किसी कंपनी का आधा चौथाई शेयर से ज्यादा होगा। देखो, तो ये कंपनी के एक मेंबर है, इसके पास एक कंपनी का एक ही शेयर है, क्या नाम है आपका? क्या? आयुषी। तो बढ़िया नाम है नहीं है? इसको कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा, बदल लो आप। तो भैया आयुषी है, आयुषी कंपनी की मेंबर है, इसने देखा ऐसे कैसे, बोले कंपनी की एजीएम नहीं, हालांकि जाती नहीं एजीएम, होती तो कुछ नहीं होते, बच्चे होते हैं बोले संडे को और संडे क्लास नहीं रखी, होती तो आते नहीं, होती तो भी नहीं आते, पर नहीं रखी तो दिक्कत है, वही वाले लोग हैं। तो कुछ मेंबर्स को क्या दिक्कत होती है, बोले एजीएम ऐसे कैसे नहीं, ये क्या बात हुई? तो लॉ बोला अगर कोई मेंबर को ऐसा लगता है कि एजीएम नहीं हुई है तो वो जाके कंपनी की शिकायत कर दे एनसीएलटी को। किसको? और फिर एनसीएलटी कंपनी को निर्देश देते कि एजीएम कराने का, और एजीएम होल्ड हो जाएगी। बोलिए आया क्या? और इसमें मजेदार बात यह है, लॉ बोला जब एनसीएलटी के ऑर्डर से एजीएम हो रही है तो अगर मीटिंग में एक जना भी आया होगा, एक मतलब एक भी आया होगा, तो भी बोलेंगे वैलिड मीटिंग हुई है, वैलिड मीटिंग हुई है। वैसे तो एक जने के आने पर मीटिंग वैलिड कैसे होगी, लेकिन लॉ बोला जहां एनसीएलटी के ऑर्डर से मीटिंग हो रही है वहां पे मीटिंग में चाहे सिर्फ एक ही जना है, मान लो यही पहुंची है साहब, तो भी लॉ बोला मीटिंग वैलिड होगी। और बोले जरूरी नहीं है भी खुद आए, खुद आ जाए या अपने एजेंट को भेज दे, और उस एजेंट को बोला जाएगा प्रॉक्सी। क्या बोलेंगे? तो लॉ बोला अगर एग्जाम में सवाल उठ गया, बताओ कंपनी एजीएम कराने में फेल होगी, क्या होगा? अरे बोले कुछ नहीं होगा यार, बोले कंपनी एजीएम कराने में क्या हुई है? फेल ही तो हुई है। तो बोले अगर कंपनी एजीएम कराने में फेल हो गई तो कोई भी एक मेंबर कंप्लेंट कर दे। किसको? बोले एनसीएलटी को कंप्लेंट कर दे, और एनसीएलटी को कंप्लेंट होगी तो एनसीएलटी ऑर्डर देके क्या बोल देगी कि एजीएम कराओ, और जब एनसीएलटी ऑर्डर देगी तो एनसीएलटी बोल देगी कि अगर मीटिंग में एक जना भी आए, चाहे इन पर्सन आए यानी खुद आए, चाहे प्रॉक्सी को भेजे, एजेंट को भेजे, कोई फर्क नहीं पड़ता, मीटिंग विल बी ट्रीटेड एज अ वैलिड मीटिंग। बोलो आया? तो एग्जाम में क्वेश्चन बन गया कि कंपनी मीटिंग कराने में फेल हो गई, एजीएम कराने में फेल हो गई, तो क्या करोगे? तो कराओगे। तो पढ़ो, पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू कॉल एजीएम, सेक्शन 97 applies where default is made in holding AGM in accordance with provisions of section 96. If AGM is not held as per provisions of 96, any member may make an application to NCLT. The NCLT में कॉल आ जनरल मीटिंग, एनसीएलटी जनरल मीटिंग बुला लेगी, डायरेक्शन दे देगी, डायरेक्ट द कॉलिंग ऑफ जनरल मीटिंग विच शैल बी डीम्ड टू बी द एजीएम ऑफ कंपनी। और अब ये लाइन में है, द एनसीएलटी में गिव सच डायरेक्शन एज इट मे डीम फिट। बोला एनसीएलटी को जो डायरेक्शन ठीक लगेगा देगी, इंक्लूडिंग अ डायरेक्शन दैट एक जना भी आया है, वन मेंबर प्रेजेंट इन पर्सन, चाहे उसने अपना एजेंट भेजा है और प्रॉक्सी, शैल बी द
कोरम। कोरम क्या होती है? मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन मीटिंग। एक मीटिंग में मिनिमम कितने मेंबर्स आने चाहिए? पता है कितने मेंबर्स आने चाहिए एक मीटिंग में मिनिमम? कोरम क्या होता है? मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन मीटिंग। कितने आने चाहिए पता है? प्राइवेट कंपनी में 2, पब्लिक कंपनी में 5। प्राइवेट कंपनी में, पब्लिक कंपनी में 5। लिखना मत ये कहीं, ये सेक्शन अपने सिलेबस में है, आगे आ जाएगा। अभी सिर्फ आया प्रेफरेंस, इसलिए मैंने बता दिया। तो बोले आज अगर एनसीईआरटी चाहे तो ये ऑर्डर भी पास कर सकती है कि चाहे मीटिंग में एक ही जना क्यों ना आया हो, बोले अगर एक जना भी आया तो हम ये मान लेंगे कि इट इज अ वैलिड मीटिंग। बताओ आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? यस सर। तो सर अब जाके एजीएम खत्म होती है। एजीएम के ऊपर 2 सेक्शन लगते हैं, 96 और 97। अब कॉपी निकालो, कॉपी निकालो और हेडिंग बनाओ, एक्स्ट्राऑर्डिनरी केसेस वेयर एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में बी हेल्ड। केसेस वेयर extraordinary general meeting may be held. Cases where extraordinary general meeting may be held. Cases where AGM may be held. नहीं, हाँ, EGM may be held. A point, by board of directors suo motu, by board of directors suo motu, by board of directors suo motu. B point, B point, समझना नहीं है, लिख लो बस। by board of directors suo motu, लिख तो दिया suo motu का स्पेलिंग। by board of directors suo motu, B point लिखेंगे, by board of directors, B point लिखेंगे by board of directors on requisition of members, by board of directors on requisition of members, by board of directors on requisition of members, by board of directors on requisition of members. C point लिखेंगे by requisitionist, by requisitionist themselves. रुको रुको रुको, गलत हो इस पे, वापस लिख रहा हूं, वापस लिख रहा हूं। by requisitionist themselves, by requisitionist themselves, by requisitionist themselves, by requisitionist themselves. ए पॉइंट के ब्रैकेट में सेक्शन लिखो 100, बी पॉइंट के ब्रैकेट में लिखो सेक्शन 100, सी पॉइंट के ब्रैकेट में लिखो सेक्शन 100, और फिर डी पॉइंट और लिखो लास्ट तक बाय एनसीएलटी। डी पॉइंट लिखो बाय एनसीएलटी, एनसीएलटी, और डी पॉइंट के ब्रैकेट में सेक्शन लिखो 98, 98। अब सर ये ईजीएम कराने के 4 केसेस होते हैं। जब मैं कल की क्लास में आऊंगा तो ये चारों केसेस आपको डिस्कस करके दूंगा अलग से, बहुत अच्छे से। तो आज हमारा एजीएम हो गया, कल मैं डेफिनेटली ईजीएम खत्म करूंगा, डेफिनेटली, कोई इफ और बट है ही नहीं उसमें। कल मैं ईजीएम खत्म करूंगा और ईजीएम से जुड़ी एक पेनल्टी है वो पढ़ा दूंगा, उसके बाद आगे चलेंगे। मुझे बताओ थोड़ी इंटरेस्टिंग लगी? अगली 5-7 क्लासेस कैलकुलेशन बेस्ड है, हर क्लास में कोई ना कोई कैलकुलेशन आएगी आएगी। जैसे आज किसकी कैलकुलेशन आई थी? आज कैलकुलेशन आई थी टाइम पीरियड फॉर होल्डिंग एजीएम की। मेरा रिक्वेस्ट है ये एग्जांपल जरूर बना लेना, पेपर में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं।